नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई सिविल 2024 पेपर वन का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। हमने 7 जून की मॉर्निंग शिफ्ट के 40 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज इस लेक्चर में उससे आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। ये सॉल्यूशन आपका एसएससी जेई एग्जाम के लिए हेल्पफुल तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा जितने भी स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर के और जेई के एग्जाम है, उन सब के लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है। इस सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन कैसे करना है वो तो पता ही चलेगा। उसके अलावा जो अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन को करें, वो सारी चीजें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके अलावा भी चैनल के ऊपर इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एसएससी जेई 2023 का पेपर मैंने कैसे अटेम्प्ट किया और बाकी पेपर का सॉल्यूशन भी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो अपना सॉल्यूशन अब हम शुरू करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। In triangulation, the point at which the astronomical observation for azimuth and the longitude are made by use of the Laplace equation are called as। तो जो ट्रायंगुलेशन होता है उसके अंदर हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं एजीमुथ के लिए और लॉन्गिट्यूड के लिए लैपलास इक्वेशन की हेल्प से। तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम कहेंगे लैपलास स्टेशन। और ये दोस्तों लैपलास स्टेशन क्या होता है, जो ट्रायंगुलेशन होता है ना भाई, आप कोई ट्रांसवर्स सर्वे करने लग रहे हो काफी बड़े एरिया को, आपने उसका सर्वे करते टाइम जो जियोडेटिक एजीमुथ होता है उसको आप एस्ट्रोनॉमिकल एजीमुथ की हेल्प से डिराइव करते हो, और कौन सी इक्वेशन की मदद से, लैपलास इक्वेशन की मदद से। बाकी तो ये एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का पार्ट है। हमारे सिलेबस में आज से पहले इस टाइप के क्वेश्चन आए नहीं है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप रहने दे सकते हो। और इसको हम करते क्यों है भाई, आप ट्रायंगुलेशन कर रहे हो, बहुत बड़ा एरिया है, तो एरर एक्यूमुलेट ना हो भाई। मान लो 4 पॉइंट आपने मेजर किए या 5 पॉइंट मेजर किए, उसके बाद एक आपने लैपलास स्टेशन के थ्रू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करके एरर को चेक कर लिया, फिर आपने आगे का सर्वे किया, तो इस वजह से क्या होती है, एरर हमारी एक्यूमुलेट नहीं हो पाती। तो इसलिए हम लैपलास स्टेशन को यूज करते हैं। बस आप इतना याद रख सकते हो कि भाई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं एजीमुथ की और लॉन्गिट्यूडिनल की लैपलास इक्वेशन की हेल्प से। कौन से स्टेशन पे, लैपलास स्टेशन पे। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द फॉलोइंग ट्रैफिक साइन इंडिकेट। जो ये ट्रैफिक साइन आपको दिखने लग रहा है, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है नैरो ब्रिज अहेड, आगे एक नैरो ब्रिज आने वाला है, और ये वार्निंग साइन बोर्ड है। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द अलाइनमेंट ऑफ ए रोड बाय यूजिंग द डायरेक्ट रेंजिंग द सर्वेयर रेज बोथ द हैंड अबव हिज हेड एंड देन ब्रिंग डाउन देम एज ए सिग्नल फॉर हिज असिस्टेंट। द करेक्ट एक्शन टेकन बाय हिज असिस्टेंट वुड बी। भाई हम सर्वे करने लग रहे हैं, जो सर्वेयर है उसने क्या किया, दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर लेके चला गया और अपने असिस्टेंट को भाई दिखाया अपने दोनों हाथों को नीचे करके। तो इस चीज का क्या मतलब है, तो इस चीज का मतलब है भाई जो रेंजिंग रोड है वो बिल्कुल सही पोजीशन पे है, आप उस रेंजिंग रोड को वहां पे एस्टेब्लिश कर दो। रेंजिंग रोड आपकी सही लोकेशन पे, आप रेंजिंग रोड को एस्टेब्लिश कर दो। इसको आपको इमेजिन करके देखना है भाई, दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे सामने की तरफ नीचे करना, यानी कि रेंजिंग रोड आपकी सही है, यहीं पे एस्टेब्लिश कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ एन आइसोलेटेड कैंटिलीवर आरसीसी बीम एज पर आईएस 456 वेयर द लेंथ फ्रॉम द फ्री एंड टू द फेस ऑफ द सपोर्ट इज 1 मीटर। तो लेंथ आपकी कैंटिलीवर बीम की 1 मीटर है, इफेक्टिव डेप्थ कितनी है 400 mm, एंड विड्थ ऑफ सपोर्ट इज 300 mm। तो इफेक्टिव लेंथ बतानी है। जो कैंटिलीवर बीम होती है उसकी इफेक्टिव लेंथ हम कितनी कंसीडर करते हैं, उसकी इफेक्टिव लेंथ हम कंसीडर करेंगे भाई फेस ऑफ सपोर्ट से लेके फ्री एंड तक कितनी लेंथ है, प्लस जो उसकी डेप्थ है, डेप्थ डिवाइड बाय 2। और इसकी सेंटर टू मतलब इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ हो गई है हमारी कैंटिलीवर बीम की 1 मीटर, और इसकी डेप्थ कितनी है 400 mm। तो इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी हो गई, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस डेप्थ डिवाइड बाय 2, यानी 1 मीटर प्लस 400 mm डिवाइड बाय 2, यानी कि 1.2 मीटर। 44 का क्या ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन। अगर यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम होती तो सिंपली सपोर्टेड बीम की इफेक्टिव लेंथ हम क्या लेते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस जो उसकी डेप्थ है, या फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस जो विड्थ है सपोर्ट की, उनमें से मिनिमम लेते। लेकिन कैंटिलीवर में हम क्या लेते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस जो उस बीम की डेप्थ है डिवाइड बाय 2, तो 1 प्लस 400 डिवाइड बाय 2 1.2 मीटर। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो फॉर द प्लेन कंक्रीट एंड रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट अंडर सीवियर एक्सपोजर कंडीशंस आर डैश। तो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो आर प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए और रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए सीवियर कंडीशन के लिए कितनी होगी।
तो सबसे पहले हम आरसीसी वाली बीम के लिए देख लेते हैं। जो आपने टेबल पढ़ी होगी आरसीसी के अंदर, जो एनवायरमेंट एक्सपोजर कंडीशन है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। तो वाटर कंटेंट सीमेंट रेशो क्या आता है भाई? 0.55, 0.50, 0.45, 0.45 और फिर 0.40। तो सीवियर के लिए कितना आ गया? 0.45। ये तो हो गया आरसीसी के लिए। अगर हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात करें तो हम कितना लेते हैं? तो हम लेंगे 0.60, 0.60, 0.50, 0.45 एंड 0.40। तो सीवियर कंडीशन के अंदर कितना आएगा? सीवियर कंडीशन के अंदर 0.50 आ जाएगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट में, और आरसीसी के अंदर कितना आ जाएगा? 0.45। ये आपको पूरे टेबल याद होने चाहिए। इसके अंदर जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है आरसीसी के लिए कितना लेते हैं हम? 300, 300, 320, 340 और 360। उसी तरीके से प्लेन सीमेंट कंक्रीट में हम सीमेंट कंटेंट कितना लेते हैं? 220, 240, 250, 260 और 280। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैनिटरी लैंड फिलिंग इज इनकरेक्ट? सैनिटरी लैंड फिल होती है, उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो स्टेटमेंट देखते हैं। वेस्ट इज स्टेबलाइज बाय द एरोबिक प्रोसेस अलोन। तो सैनिटरी लैंडफिल के अंदर केवल एरोबिक प्रोसेस होता है? जी नहीं, इसमें एरोबिक भी होता है और एनारोबिक भी होता है। जो नीचे वाले लेयर है उसमें एनारोबिक हो सकता है भाई, जहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी। ऊपर वाले लेयर जिन पे ऑक्सीजन मिल रही होगी वहां एरोबिक हो सकता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट, रिफ्यूज इज डंप इनटू ए लो लाइंग एरिया। सैनिटरी लैंडफिल में क्या करते हैं? जो नीची हाइट वाले एरिया होते हैं, लो लाइंग एरिया होते हैं, वहां पे हम वेस्ट को डिपॉजिट कर देते हैं, डंप कर देते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट सही है। सैनिटरी लैंडफिल filling of refuse is actually carried out by the dividing the entire landfill area into the smaller portion called the cell। सैनिटरी लैंडफिल में हम रिफ्यूज की फिलिंग कैसे करेंगे? कंप्लीट बड़े एरिया को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देते हैं, फिर वहां पे हम रिफ्यूज को फिल करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अनदर नेम ऑफ द सैनिटरी लैंडफिल इज कंट्रोल्ड टिपिंग। तो ये भी सही बात है, नई चीज है, आप इसको सीख सकते हो। कंट्रोल्ड टिपिंग इसका मतलब क्या है? सैनिटरी लैंडफिल। उसके अलावा ये याद रख लेना, सैनिटरी लैंडफिल में जो नीचे वाले इलाके होते हैं, यानी कि भाई कहीं पे गड्ढा वगैरह है या कोई बड़ा सा एरिया, भाई पहले वहां पे खान वगैरह होगी, माइंस होंगी वहां पे, तो हम क्या करेंगे? 0.3 से 0.6 मीटर की हाइट में वेस्ट को डंप करेंगे, वहां पे रोलर की हेल्प से कॉम्पैक्ट करेंगे। और जब हाइट हमारी 1.5 मीटर हो जाएगी तब हम क्या कर देंगे? उसको सीलेंट की हेल्प से सील कर देंगे। नॉर्मली हम कले का इस्तेमाल करते हैं सील करने के लिए। अगला क्वेश्चन, बाकी इसमें से मैंने आपको बता ही दिया। कंट्रोल टिपिंग, कंट्रोल टिपिंग का क्या मतलब है? ये सैनिटरी लैंडफिल। अगला क्वेश्चन, सोयल कंपोनेंट पासिंग थ्रू 4.75 mm ISCU बट रिटेन ऑन द 75 माइक्रोन ISCU इज नोन एज। भाई 4.75 की सीयू से तो पास होने लग रहा है, लेकिन 75 माइक्रोन की सीयू पे रिटेन हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सैंड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? सैंड। बिल्कुल, इससे ये कुछ क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, EI into y is equal to -5/6 x cube plus 0 multiply by x plus 5/2 x minus 6 का whole cube is the equation of deflection obtained by using the Macaulay method of beam shown in the following figure। भाई डबल इंटीग्रेशन मेथड के लॉस की हेल्प से आपने ये निकाल दी बीम की इक्वेशन, भाई उसमें डिफ्लेक्शन कितना आएगा? आपको ए वाले पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालना है। ठीक है। और जो ये एक्स डिस्टेंस हम लिखने लग रहे हैं, इसके अंदर एक्स को हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं? जो ए वाला पॉइंट है, जो ए है, वहां से हम एक्स को मेजर करने लग रहे हैं। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। तो इस वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? भाई पहले है -5/6, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x²। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x² प्लस 0 प्लस 5/2 x-6 का होल स्क्वायर। x-6 का होल क्यूब का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई x-6 का स्क्वायर। और आपको कौन से वाले पॉइंट के ऊपर निकालना है? ए वाले पॉइंट के ऊपर निकालना है। तो ए वाले पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू हो जाएगी 0 मीटर। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 मीटर। तो पहले वाला टर्म तो बिल्कुल 0 हो जाएगा, ये 5/2 x-6 वाला टर्म बचेगा। और उसका हमने डिफरेंशिएशन करके आपको बता ही दिया कितना आ जाएगा। भाई ये 3 है, 3 बार आ जाएगा, 5 दिए 15, 15/2 x-6 का स्क्वायर। ठीक है।
तो 15/2 मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो बाकी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कैसे होएगा। इस क्वेश्चन में हो सकता कोई भी ऑप्शन मतलब आंसर मैच नहीं कर रहा, तो सभी कैंडिडेट को फुल मार्क्स दे दिए। सिंपल आपको इसको डिफरेंशिएशन करना था और x की वैल्यू 0 पुट करनी थी, आपका आंसर आ जाता। ei की वैल्यू आपको दे ही रखी है। अगला क्वेश्चन, विच प्रोसेस ऑफ द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज कॉमनली यूज इन द मॉडर्न सीमेंट प्लांट। मॉडर्न जो सीमेंट प्लांट होते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो हम ड्राई प्रोसेस को यूज करते हैं। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो मॉडर्न प्रोसेस है उसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? ड्राई मेथड। जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के उनको हम ड्राई कंडीशन के अंदर मिक्स करके ग्राइंड करवाते हैं। इसका फायदा क्या होता है भाई? कम एनर्जी लगती है। वेट वाला मेथड होता है उसके अंदर वाटर कंटेंट होता है, तो वाटर को एवोपरेट करवाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ड्राई वाले में तो हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बढ़िया स्टेबल एंड प्रोडक्ट मिलता है इसके अंदर। इस वजह से मॉडर्न मेथड हमारा कौन सा? ड्राई मेथड है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का। अगला क्वेश्चन, वाटर सीमेंट रेशो इज गिवन बाय। वाटर सीमेंट रेशो क्या होता है? वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सीमेंट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, लेकिन बच्चों को इसी में कंफ्यूजन रहता है। एक टाइम था, जैसे मान लो मैं अपने ये बताऊं तो मुझे भी कंफ्यूजन रहता था भाई, वेट लिखेंगे या फिर वॉल्यूम लिखेंगे। तो इसको आप याद कर सकते हो, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सीमेंट। बाकी तो बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एज पर IS 10262 यानी कि डिजाइन मिक्स वाला IS कोड दे रखा है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ एनट्रैप्ड एयर टू बी एक्सपेक्टेड इन नॉर्मल कंक्रीट व्हेन 10 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज यूज इन द मेकिंग कंक्रीट। कितनी एयर एनट्रैप्ड होती है नॉर्मल कंक्रीट के अंदर जब हमने 10 mm नॉमिनल साइज का एग्रीगेट यूज किया? तो अगर हमने 10 mm साइज का एग्रीगेट यूज किया है तो एयर कितनी एनट्रैप होगी? 1.5%। 1.5% एयर हमारी एनट्रैप हो जाती है। अगर आपने 20 mm का एग्रीगेट यूज किया तो 1%, 40 mm का यूज किया तो 0.8%। इस वाले चीज को आप याद कर सकते हो। वैसे तो फैक्चुअल बेस क्वेश्चन है भाई, उम्मीद नहीं करते आपसे भाई आपको याद होगा ये पहले से। अगर पढ़ रखा होगा तो अलग बात है, वैसे ज्यादातर बच्चों ने इस वाले क्वेश्चन को नहीं किया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो जो बिल्कुल नए आ जाएंगे। बाकी फ्यूचर के लिए याद कर लेना, 10 mm एग्रीगेट के लिए 1.5% एयर होती है, 20 वाले के लिए 1% और 40 वाले के लिए 0.5%। शुरुआत होगी 10 mm के लिए 1.5% एयर वर्ड से। अगला क्वेश्चन, एज पर IRC स्टैंडर्ड एन ऑक्टागन विद द व्हाइट बॉर्डर एंड रेड बैकग्राउंड इज ए। तो एक ऑक्टागन है, व्हाइट बॉर्डर है और रेड बैकग्राउंड, ये कौन सा साइन होता है? ये स्टॉप साइन होता है। कौन सा साइन होता है? ये स्टॉप वाला साइन होता है। प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, what is the interval at which the expansion and contraction joint are provided in India for the smooth interface laid in the winter। अब की बार क्या किया है एसएससी ने, लगभग हर शिफ्ट के अंदर ये वाला क्वेश्चन जरूर दिया है कि भाई एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के कितने इंटरवल पे प्रोवाइड करेंगे। और जो आंसर हमने याद कर रखे होते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, सेम वो वाला आंसर तो दिया ही नहीं है किसी भी के अंदर, किसी भी सेट के अंदर। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर ही देख लो, विंटर के अंदर जो स्मूथ इंटरफेस लेड करेंगे हम, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का इंटरवल क्या रहेगा? तो वो रहेगा 50 से 60 मीटर। क्या इंटरवल रहेगा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का? 50 से लेके 60 मीटर फॉर दी स्मूथ इंटरफेस लेड इन दी विंटर। डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। वैसे मैं तो कहूंगा भाई आप कंप्यूटर तो हो नहीं, सब कुछ याद कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल हमें मोटे मोटे तौर पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ जाते हैं वे याद करने होते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया तो हम इसको याद कर लेंगे। क्या चीज याद करनी है आपको? भाई स्मूथ इंटरफेस है विंटर के दौरान, स्मूथ इंटरफेस है विंटर के दौरान कितनी स्पेसिंग रहेगी? 50 से 60 मीटर की। अगर रफ इंटरफेस होता है विंटर के दौरान तो कितनी स्पेसिंग रहती? तब 140 मीटर की स्पेसिंग रहती। उसके अलावा अगर गर्मियों की बात करें, स्मूथ इंटरफेस है तो 90 से 120 मीटर की स्पेसिंग रहेगी और रफ रहेगा तो 140 की। रफ वाले में तो आपको एक ही याद रखना भाई, 140 मीटर। अगर स्मूथ वाला है तो सर्दी में 50 से 60, गर्मी में 90 से 120 मीटर। तो ये स्पेसिंग रहती है स्मूथ और रफ इंटरफेस की। अब ये स्मूथ और रफ इंटरफेस क्या है? तो जैसे भाई कंक्रीट रिजिड पेवमेंट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? रिजिड पेवमेंट की। अब एक तो बिल्कुल भाई स्मूथ इंटरफेस बिल्कुल प्लेन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये स्मूथ इंटरफेस हो जाएगा।
और दूसरा इंटरफेस कैसा भाई, ये रिजिड पेमेंट आपकी कुछ इस टाइप से होती है, उबड़ खाबड़, तो वो आपका रफ इंटरफेस हो जाता है। कोई इसमें इतनी दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं थी। बस आपको याद रखना है सर्दी के टाइम इसमें, अगर आपने इंटरफेस को लीड किया है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की स्पेसिंग कितनी रखेंगे हम, 50 से 60 मीटर, स्मूथ के अंदर, रफ के अंदर रखेंगे 140 मीटर, गर्मी के अंदर 90 से 120, स्मूथ के अंदर और रफ में 140। अगला क्वेश्चन, which of the given condition is ensured in the reinforced concrete member due to proper bond between the reinforced steel and surrounding concrete। भाई जो स्टील होता है और उसके चारों तरफ जो कंक्रीट होती है, अगर उसके अंदर अच्छे तरीके से बॉन्ड है तो क्या चीज एंश्योर की जाती है, तो स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी। कौन सी कंडीशन एंश्योर की जाती है, स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी। इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का यह मतलब है भाई आपने जो फोर्स लगाया है तो कंक्रीट के अंदर भी उतना ही स्ट्रेन आएगा और स्टील के अंदर भी। भाई सपोज करो स्टील है, स्टील तो 2 mm खिंच गई, कंक्रीट 1 mm खिंची, तो क्या होगा, उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, स्लिप हो जाएगी। एक भाई 2 mm खींचेगा और एक 1 mm, तो बॉन्ड उसका ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी। अगर स्टील 1 mm खींच रही है तो कंक्रीट भी 1 mm ही खींचेगी, उतना ही स्ट्रेन आना चाहिए दोनों के अंदर। तो प्रॉपर बॉन्ड हम कैसे एंश्योर करवाते हैं, स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी की हेल्प से। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस दैट यूज reclamation of the saline soil in which agriculture land is flooded with the water to a depth of about 20 to 30 centimeter is known as the। तो ऐसी सोयल जो सैलाइन हो चुकी है भाई, साल्ट की कंसंट्रेशन सोयल के अंदर ज्यादा हो चुकी है, सोडियम के सोल्ट की, तो उसको हम रिक्लेम कैसे करेंगे, बढ़िया कैसे करेंगे उस वाले सोयल को, तो उसके लीचिंग करनी पड़ती है। पानी को 20 से 30 सेंटीमीटर डेप्थ तक हम फिल करेंगे और जो साल्ट होते हैं पानी में मिक्स हो जाएंगे और उस पानी को हम निकाल देंगे, तो हमने क्या करवा दी, लीचिंग करवा दी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग। बाकी लीचिंग के साथ साथ हम इसमें जिप्सम भी डाल सकते हैं, लाइमस्टोन भी डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ए डायमंड इंटरसेक्शन ऑन द रोड इज ए टाइप ऑफ। डायमंड इंटरसेक्शन क्या होता है, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। ये क्या होता है, ग्रेड सेपरेटेड इंटर। ग्रेड का क्या मतलब है भाई, लेवल कह लो या वर्टिकल करो कह लो, एक ऐसे निकल जाएगा और दूसरा कह लो भाई जमीन से ऐसे निकलने लग रहा है, एक ऊपर से जा रहा है एक नीचे से जा रहा है, कुछ इस टाइप से रोड कह सकते हो आप। डायमंड इंटरसेक्शन किसका एग्जांपल है, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन का। ये जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया ग्रेड सेपरेटेड वाले का, डायमंड वाले का मैंने डायग्राम नहीं बनाया, बस आपको समझाने के लिए कि भाई ऊपर नीचे से होएगा ग्रेड सेपरेटेड। भाई एक की लेवल रहेगी 10 मीटर, एक की लेवल रहेगी 20 मीटर। अगला क्वेश्चन, ए स्लैब इज क्लासिफाइड एज ए वन वे स्लैब। जो वन वे स्लैब कौन सी होती है भाई, जो केवल दो अपोजिट डायरेक्शन में सपोर्टेड हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वन वे स्लैब, यानी कि थोड़ी लेंथ उसकी ज्यादा रहेगी। वन वे स्लैब के अंदर क्या होता है, एल वाई डिवाइड बाई एल एक्स का रेशो 2 से ज्यादा होता है, एल वाई डिवाइड बाई एल एक्स का रेशो 2 से ज्यादा होता है। बाकी इसने थोड़े ढंग से नहीं लिखा था, तो हो सकता है इन्होंने इस वजह से डिस्क्रिपेंसी मान लिया, वैसे कायदे से देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। एल वाई डिवाइड बाई एल एक्स का रेशो अगर 2 से ज्यादा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, वन वे स्लैब कहेंगे उसको। बाकी डिस्क्रिपेंसी थी, सभी बच्चों को इसके कंप्लीट मार्क्स मिल गए। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस फॉर प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट लेंथ इन द आरसीसी बीम विच ऑप्शन शुड बी यूज, अच्छा विच ऑप्शन शैल नॉट बी यूज टू सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट लेंथ। भाई डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करने के लिए बीम के अंदर इतनी जगह ही नहीं थी, तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सरिये को मोड़ सकते हैं भाई, बेंट कर सकते हैं, हुक बना सकते हैं, एक ही चीज है ये तो। भाई डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास नहीं थी तो हम क्या करेंगे, सरिये को ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है, तो बॉन्डिंग हो गई ना, एक टाइप से हुक बन गया। बैंड कर सकते हैं और मैकेनिकल एनकरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चेयर का इस्तेमाल हम इसके लिए नहीं करते। ठीक है, चेयर का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, चेयर का इस्तेमाल हम करेंगे, कहाँ करेंगे चेयर का इस्तेमाल बताओ भाई। स्लैब है, ये ऊपर वाली रिइंफोर्समेंट यानी कि कंप्रेशन वाली, ये हो गई टेंशन टेंशन वाली रिइंफोर्समेंट। ठीक है, अब ये तो है नहीं भाई कोई जादूगर ने उनको बीच में ऐसे हवा में लटका के रख देगा, तो बीच में हम क्या करते हैं, चेयर बना के रख देते हैं, कुर्सी बना के रख देते हैं, कुछ इस टाइप से कुर्सी सी बना के रख दी। तो जो हमारी टेंशन वाली रिइंफोर्समेंट है और कंप्रेशन वाली रिइंफोर्समेंट है, इनके बीच में भाई जो गैप होता है
वो एनश्योर हो जाता है। और आप एक टाइप से ये कह सकते हो कि भाई इनकी पोजीशन हमने फिक्स कर दी, इनके बीच में इतने एमएम का गैप ही रहेगा। तो चेयर का ये काम होता है, डेवलपमेंट लेंथ का चेयर से कोई संबंध नहीं होता। अगला क्वेश्चन, द shear स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन ए लिक्विड इज फाउंड टू बी 0.02 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। shear स्ट्रेस दे रखे आपको कितना, 0.02 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट है 0.20 सेकंड इनवर्स। तो विस्कोसिटी कितनी होगी? तो सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है। shear स्ट्रेस किसके इक्वल होता है? shear स्ट्रेस यानी कि टाउ, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। टाउ दे रखा है 0.02 और डी यू डिवाइड बाई डी वाई कितना दे रखा है, 0.20। तो विस्कोसिटी हमारी कितनी आ गई? ये विस्कोसिटी आ गई हमारी 0.1। विस्कोसिटी हमारी कितनी आ गई? 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। विस्कोसिटी हमारी कितनी आ गई? 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और हमें आंसर किसके अंदर देना है? आंसर हमें पोइस के अंदर देना है। तो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के अंदर कितने पोइस होते हैं? तो इसमें 10 पोइस होते हैं। तो आंसर 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा? 1 पोइस। वन ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसमें यूनिट का ध्यान रखना था और कुछ नहीं था, बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेशन थी। बिना पेन पेपर के मैं आपको समझाता समझाता करने लग रहा हूँ, तो आप तो वहां तो आराम से 5-10 सेकंड में ये क्वेश्चन हो सकता था। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्यूबिकल कंटेंट मेथड। जो क्यूबिकल कंटेंट मेथड होता है वो क्या होता है? अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रिलिमिनरी एस्टीमेट है, ये भी वही चीज है भाई। प्रिलिमिनरी कह दो, अप्रोक्सीमेट कह दो, तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। क्यूबिकल कंटेंट में हम क्या करते हैं? क्यूबिकल कंटेंट निकालेंगे भाई, हम कितने मीटर क्यूब वॉल्यूम है और पर मीटर क्यूब के रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ द डिटेल एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट बनाने के लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं? तो जो यूनिट क्वांटिटी मेथड होता है उसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? डिटेल एस्टीमेट के लिए। यूनिट क्वांटिटी में क्या होता है भाई, आप 1 मीटर क्यूब कंक्रीट का रेट निकाल लोगे, 1 मीटर क्यूब अर्थ वर्क का, यानी कि पूरा डिटेल तरीके से एनालिसिस करके यूनिट क्वांटिटी मेथड होता है, वो किस में आता है? डिटेल एस्टीमेट में। और एक रहता है यूनिट बे मेथड, कुछ इस टाइप से, वो किसका पार्ट होता है? यूनिट बे मेथड वो होता है अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट का, और यूनिट क्वांटिटी वाला होता है डिटेल एस्टीमेट का। तो ये आपको अंतर इनका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, फॉर ए सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर d and radius r with y as the central axis passing through the diameter and x as the horizontal axis passing through the diameter, the moment of inertia about the y axis। भाई सेमी सर्कुलर प्लेट दी हुई है ऐसी, डायमीटर d है, रेडियस r है, ठीक है। एंड y इसकी वर्टिकल ऐसी एक्सिस है, डायमीटर से पास होने लग रही है, यहाँ से पास होने वाली एक वर्टिकल एक्सिस है। x इज दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस, यानी यहाँ इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो जो नॉर्मल सर्कुलर प्लेट होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कितना लेते हैं? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो हम कितना लेते हैं? हम लेते हैं पाई, ये d⁴ डिवाइड बाय 32। यही लेते हैं ना पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वाई एक्सिस के अबाउट इसका कितना हो गया? ये हम सर्कल का लेते हैं, बाकी ये हमें आधा दिया हुआ है तो इसका डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ये तो हो गया पोलर वाला, यानी कि जो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है। बाकी हो सकता है इसने कौन से वाले एक्सिस की बात कर रहा हो, ये एक्स और वाई एक्सिस जो बात करने लग रहा हो वो हो सकता है एक्स एक्सिस इसको बोल रहा हो और वाई एक्सिस इस वाले एक्सिस को बोलने लग रहा हो। तो अगर हमने वाई एक्सिस इस वाले एक्सिस को ले लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना हो जाएगा? पाई d⁴/128। क्योंकि नॉर्मल पूरे सर्कल का होता है पाई d⁴/62। अब आधा सर्कल है तो आधे सर्कल के कितना हो जाएगा? पाई d⁴/128, जो वाई एक्सिस मैंने अभी बनाई है उसके हिसाब से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that is appropriate regarding the following two statement labeled as assertion and reasoning। assertion and reasoning का क्वेश्चन है, assertion पढ़ते हैं। To prevent the waterlogging, intercepting drain can be provided along the course of the irrigation canal in place where the percolation of water is detected। भाई जहाँ पे वाटर लॉगिंग होने लग रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरसेप्टिंग ड्रेन बना सकते हैं, ताकि जो वाटर हमारा इजीली ड्रेन हो पाए। भाई जैसे आपका एक खेत था जहाँ आपको पता भाई वाटर लॉगिंग होने लग रही है, तो आपने यहाँ पे क्या बना दिए, ड्रेन बना दिए। तो इस खेत में जो पानी था जमीन के अंदर से फिल होकर इस ड्रेन के अंदर आ जाएगा सारा का सारा पानी, तो वाटर लॉगिंग की समस्या हमारी सोल्व हो गई। अब रीजन पढ़ते हैं। द परकोलेटिंग वाटर इज एंट्रैप्ड बाय द ड्रेन एंड वाटर इज कैरिड टू द अदर नेचुरल वाटर कोर्स। ये कहने लग रहा है जो पानी है इस ड्रेन के अंदर आ जाएगा, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया है, और फिर उसको हम वहां से नेचुरल वाटर कोर्स या भाई बाहर कहीं भी लेके जा सकते हैं उस पानी को। तो सही बात है, ये इसका सही रीजन है, जो समझाया था वही रीजन है ना। तो पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन भी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, which of the following test apparatus is used to determine the temperature susceptibility of the bitumen। टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी ऑफ बिटुमन निकालने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तार विस्कोमीटर। कौन सा टेस्ट करते हैं, तार विस्कोमीटर टेस्ट से हम क्या बताते हैं, उसकी टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी बताते हैं। भाई टेम्परेचर बढ़ने या घटने से क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी बोलेंगे, तो तार विस्कोमीटर टेस्ट। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग फ्लड कंट्रोल वर्क विद देयर फंक्शन। फ्लड कंट्रोल वर्क दे रखे हैं और उनका क्या फंक्शन है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो जो चेक डैम्स होते हैं, चेक डैम्स क्या होते हैं, रन ऑफ वेलोसिटी इन स्ट्रीम चैनल को रिड्यूस कर देते हैं। चेक डैम्स का क्या काम होता है, रन ऑफ वेलोसिटी इन स्ट्रीम चैनल्स को कम कर देंगे। फिर आते हैं टेरेस बंड। टेरेस बंड का क्या काम होता है, टू अरेस्ट द सेडिमेंट एंड दिस सरफेस रन ऑफ इन दी एग्रीकल्चर लैंड। टेरेस बंड का क्या काम होता है, भाई जो सेडिमेंट होते हैं उनको एक जगह पे रोक देता, मतलब फ्लो नहीं होने देता। मान लो पानी फ्लो होके जा रहा है तो क्या करेगा, ज्यादा वेलोसिटी होगी तो मिट्टी को उठा के अपने साथ लेके चला जाएगा। तो उस सेडिमेंट को रोकने के लिए हम टेरेस बंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हिली एरिया है तो वहां पे थोड़ा ज्यादा यूज होता है इसका। फिर आते हैं लेवी। लीवी क्या होती है, टू प्रोटेक्ट द सराउंडिंग एरिया ऑफ रिवर फ्रॉम फ्लड। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लीव्स का इस्तेमाल करते हैं, लेवीज का इस्तेमाल करते हैं फ्लड से सराउंडिंग एरिया को बचाने के लिए। तो सी का वन ऑप्शन। चेक डैम से रिवर्स के अंदर वेलोसिटी कम करेंगे, टेरेस बंट की हेल्प से सेडिमेंट को भाई हम एक जगह पे रोकेंगे और सरफेस रन ऑफ को हम कम करेंगे, लीवीज की हेल्प से फ्लड को बाहर के एरिया में जाने से रोकेंगे हम लीवीज की हेल्प से। अगला क्वेश्चन, एज पर आईआरसी व्हाट इज द कैरिजवे विड्थ ऑफ ए सिंगल लेन रोड विद द रेज कर्व। नॉर्मली तो हम सिंगल लेन रोड की विड्थ कितनी लेते हैं, 3.5 मीटर लेते हैं अगर भाई मल्टी लेन रोड हो। लेकिन अगर रेज कर्व वाला रोड है तो हम कितनी विड्थ लेते हैं सिंगल लेन रोड की, 3.75 मीटर। कितनी विड्थ लेंगे हम सिंगल लेन रोड की, 3.75 मीटर लेंगे अगर रेज कर्व है। जैसे कि जो कर्व के स्टोन है ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए हैं और रोड आपका ऐसे है, तो आपको कितनी थिकनेस लेनी पड़ेगी रोड की, 3.75 मीटर। अगला क्वेश्चन, इन द एस्टिमेट ऑफ द मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व ऑन नॉन अर्बन हाईवे फॉलोइंग IRC 73 1980, फॉलोइंग इक्वेशन आर यूज। IRC 73 की हेल्प से आप मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व निकाल रहे हो, आपने फॉर्मूला क्या यूज करा भाई, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी ई प्लस एफ। इस फॉर्मूले को हम कैसे पढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी पढ़ते हैं, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। वही वाला तो फॉर्मूला है ये। तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर एफ का क्या मतलब है, तो एफ के अंदर है कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। एफ का क्या मतलब है, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। लेटरल वाला फ्रिक्शन है, लॉन्गिट्यूडल वाला नहीं है। और एफ की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 0.15 लेते हैं। ई क्या है, ई इसके अंदर सुपर एलिवेशन है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम हम 0.07 लेते हैं, फिर 7% लेते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइननेस ऑफ द सीमेंट सैंपल इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द डैश मेथड। फाइननेस हम कैसे निकालते हैं, ब्लेंस एयर परमिएबिलिटी मेथड की हेल्प से। और जो ओपीसी होती है उसकी फाइननेस हम कितनी लेते हैं, उसकी फाइननेस हम लेंगे 2 to 5 मीटर स्क्वायर पर केजी।
अगला क्वेश्चन, इफ ए स्टील कॉलम इज डिजाइन फॉर इट्स स्टेबिलिटी देन द स्लेंडरनेस रेशो इज डिफाइंड एज द, स्टील कॉलम को हम डिजाइन कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, तो स्लेंडरनेस रेशो को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रेशो ऑफ लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। स्टील कॉलम के लिए स्लेंडरनेस रेशो कैसे डिफाइन होता है? रेशो ऑफ इट्स लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, अगर हम उसको स्टेबिलिटी के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे टर्म है भाई, स्टेबिलिटी के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो स्लेंडरनेस रेशो क्या होगा? रेशो ऑफ द लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3R प्रिंसिपल इज ए कंसेप्ट ऑफ, जो 3R प्रिंसिपल होता है वो किसका कंसेप्ट होता है? तो वो वेस्ट मैनेजमेंट का। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, किसका प्रिंसिपल होता है? वेस्ट मैनेजमेंट का। अगला क्वेश्चन, द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट C1 यूज इन द मैकाले मेथड ऑफ एनालिसिस इज ऑब्टेन बाय अप्लाइंग डैश टू द इंटीग्रेटेड फर्स्ट इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए गिवन बीम इलास्टिक कर्व। ये कौन से मेथड की बात करने लग रहा है? जो डबल इंटीग्रेशन मेथड हम करते हैं ना, m डिवाइड बाई ई आई इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसे कह लो मूवमेंट इज इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इस मेथड के अंदर हम एक बार इंटीग्रेट कर देते हैं तो डी स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, यानी स्लोप की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो जब स्लोप की इक्वेशन आई तो उसके अंदर एक कांस्टेंट आ जाता है, जब आपने इंटीग्रेट करा तो कांस्टेंट भी आएगा, सही बात है। तो उस कांस्टेंट को हम निकाल लेंगे कैसे? तो उस कांस्टेंट को हम निकालते हैं भाई, जो बाउंड्री कंडीशन होती है स्लोप की उसकी हेल्प से। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है स्लोप की? बाउंड्री कंडीशन ऑफ स्लोप का क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ भाई, मान लो आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे दी, ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन ऑफ स्लोप का इसके अंदर यह मतलब हुआ भाई, स्लोप इसका सेंटर के ऊपर तो जीरो होगा, सेंटर के ऊपर स्लोप इसका जीरो होगा और किनारों के ऊपर इसका कुछ स्लोप आएगा। या फिर आप कैंटिलीवर बीम के लिए समझ सकते हो भाई, ये कैंटिलीवर बीम दे रखी है तो जहाँ पे फिक्स सपोर्ट है यहाँ स्लोप कितना आएगा? 0 डिग्री का। तो जो स्लोप की बाउंड्री कंडीशन होती है उनकी हेल्प से हम किसको निकाल सकते हैं? जो C1 कांस्टेंट होता है डी वाई बाई डी एक्स की जो इक्वेशन बनती है उसके अंदर। अगला क्वेश्चन, एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज प्रिपेयर आफ्टर ऑब्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ each individual item of a work and then adding them all together. The estimated cost is increased by 5% to account for any unforeseen expense. These are referred as, भाई आपने किसी चीज की कॉस्ट निकाल ली और टोटल कॉस्ट के अंदर 5% आपने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो उसको आपने क्यों एक्स्ट्रा जोड़ दिया? अनफोर्सीन एक्सपेंस, यानी कि भाई ऐसे एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जिनके बारे में हम पहले से एस्टिमेट नहीं लगा सकते, ऐसे खर्चों के लिए आपने 5% एक्स्ट्रा जोड़ा, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? कंटीजेंसी बोलते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? कंटीजेंसी। ऐसे खर्चे जो हमें पहले से नहीं पता होते। तो 5% इसका, भाई 5% हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज इस लेक्चर में हमने 72 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए। जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन से, उनको हम अगले लेक्चर में करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सिविल इंजीनियर डिस्कशन के ऊपर मिल जाएगी। उसके अलावा आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसमें सभी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल कंटेंट आपको मिल जाएगा। आपके सभी एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।